क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे जिद्दी इंसान, सबसे बड़ा सपने देखने वाला और सबसे बड़ा क्रिएटर शुरू से ही महान पैदा नहीं हुआ था? कि एक ऐसा बच्चा जिसे जन्म लेते ही छोड़ दिया गया, जिसने खुद को बार बार अकेला महसूस किया, वही आगे चलकर पूरी दुनिया के हाथ में भविष्य की मशीनें पकड़ाएगा। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स को उनके असली माता पिता उस दिन छोड़कर न जाते, तो क्या वो इतना बेचैन, इतना विद्रोही, इतना असामान्य इंसान बन पाते? क्या वो छोटी उम्र से ही सत्य की खोज करने वाला, हर चीज को नए नजरिए से देखने वाला इंसान बनता? क्या वो सच में उस सीमा तक पहुंच पाता जहां जाकर उसने मानवता के देखने, समझने, जीने के तरीके को ही बदल दिया? किताब में एक जगह लिखा है कि स्टीव जॉब्स को बचपन से ही लगता था कि वो किसी सामान्य नियम के लिए नहीं बना है। वो कहता था, मैं दुनिया पर एक गहरा निशान छोड़ना चाहता हूं। लेकिन ये रास्ता कैसा था? दर्द से भरा, अकेलेपन से भरा या जुनून से भरा? आप सोच भी नहीं सकते कि उसके बचपन के छोटे से फैसले, छोटी छोटी आदतें और जीवन के शुरुआती झटके आगे चलकर उसके सबसे बड़े नवाचारों की जड़ बन गए। कौन सा किस्सा उसके अंदर का तूफान बन गया? कौन सी घटना ने उसे बागी बना दिया? और किस मोड़ पर उसने तय कर लिया कि उसे दुनिया को वैसा नहीं छोड़ना है जैसा उसने पाया था? आज हम इस किताब के अध्याय दर अध्याय सफर में स्टीव जॉब्स के जीवन के उन्हीं छिपे हुए पलों को खोलेंगे। वो पल जिनकी वजह से शायद इस दुनिया में एप्पल जैसा जादू हुआ। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक छोड़े हुए बच्चे से लेकर अरबों लोगों की जिंदगी बदलने वाले इंसान तक का ये सफर कैसे बना, तो इस पूरी समरी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर अध्याय में एक ऐसा सच छुपा है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आप सुन रहे हैं समरी हब, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आपके जीवन का हिस्सा बनाते हैं, आसान, साफ और दिल को छू लेने वाली भाषा में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय शायद आपकी सोच को उसी तरह बदल दें जैसे स्टीव जॉब्स ने दुनिया को बदला। तो आइए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की असाधारण यात्रा का यह अद्भुत सार। चैप्टर 1, चाइल्डहुड, अबैंडन्ड एंड चोजन। बचपन हर इंसान के जीवन का सबसे कोमल, सबसे निर्दोष और सबसे संवेदनशील दौर। लेकिन जरा सोचिए, अगर जिंदगी की शुरुआत ही अपने असली माँ बाप के बिना हो, अगर जन्म लेते ही कोई और आपको अपनी गोद में उठा ले, तो वो बच्चा कैसा महसूस करेगा? यही हुआ था एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसका नाम था स्टीव जॉब्स। साल था 1955, जगह सैन फ्रांसिस्को। एक कॉलेज की छात्रा जॉन शिबल और एक सीरियाई मुस्लिम शोधकर्ता अब्दुल फत्ताह जंदाली के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समाज और परिवार के डर से वो शादी नहीं कर पाए। जॉन के माता पिता ने साफ मना कर दिया कि वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेगी, और इस दबाव में बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद जॉन को उसे गोद देने का निर्णय लेना पड़ा। पर जॉन ने एक शर्त रखी थी कि बच्चे को कोई पढ़ा लिखा, अच्छा और संस्कारी परिवार ही गोद लेगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पहले जोड़े ने उस बच्चे को अपनाने का वादा किया था, उन्होंने आखिरी वक्त पर मना कर दिया, क्योंकि उन्हें एक लड़की चाहिए थी, लड़का नहीं। और तब वो बच्चा पहुंच गया एक साधारण से परिवार के पास, पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स के घर। पॉल जॉब्स एक मिस्त्री थे जो गैरेज में गाड़ियों के इंजन ठीक करते थे। क्लारा एक अकाउंटेंट थी, बेहद शांत, समझदार और दयालु। जब उन्होंने उस नन्हे बच्चे को देखा तो बस एक ही नजर में उन्हें लगा, ये हमारा बेटा है। उन्होंने उसे गोद लिया, अपना नाम दिया और उससे भी बढ़कर उसे अपना दिल दे दिया। यहीं से स्टीव के जीवन का पहला बड़ा सबक शुरू हुआ कि दुनिया चाहे आपको छोड़ दे, लेकिन जिंदगी किसी न किसी रूप में आपको चुनती जरूर है। स्टीव का बचपन कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू इलाके में बीता। वो इलाका उस समय तेजी से बदल रहा था। वहीं आसपास सिलिकॉन वैली की नींव रखी जा रही थी। दिन में वहां लोग अपने गैरेज में कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करते, मशीनें खोलते, रेडियो बनाते, और छोटा स्टीव अपने पिता के साथ बैठकर देखा करता कि कैसे एक पुराने से इंजन को खोलकर फिर नए तरीके से जोड़ा जा सकता है। पॉल ने उसे एक बहुत खूबसूरत बात सिखाई, अगर कोई चीज बनाओ तो उसे पूरी ईमानदारी से बनाओ, चाहे दुनिया उसे देखे या नहीं। वो कहते थे, यहां तक कि फर्नीचर के पीछे का हिस्सा भी उतना ही सुंदर होना चाहिए जितना सामने का।
ये बात स्टीव के दिल में घर कर गई। आगे चलकर जब उसने एप्पल कंपनी बनाई तो यही सिद्धांत उसकी पहचान बन गया, सौंदर्य और सच्चाई का मेल। लेकिन स्टीव का बचपन इतना आसान भी नहीं था। स्कूल में उसे कई बार अकेलापन महसूस होता। वो बहुत जिज्ञासु था, सवाल पूछता था और हर चीज के क्यों में खो जाता था। एक बार उसने अपने रविवार स्कूल के टीचर से पूछा, अगर मैं अपनी उंगली उठाऊं और भगवान देखे तो क्या वो जानता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जब उसे बताया गया कि हाँ, भगवान सब जानता है, तो उसने अगला सवाल दाग दिया, तो फिर भगवान ने बच्चों को भूख से मरने क्यों दिया? उस उम्र में इतने गहरे सवाल किसी बच्चे के मुंह से सुनना आसान नहीं होता। वो अलग था, बहुत अलग, और शायद यही अलगपन आगे चलकर उसकी ताकत बना। लेकिन उस वक्त वो अलगपन उसके लिए परेशानी का कारण भी था। स्कूल में उसके दोस्त अक्सर कहते, ये थोड़ा अजीब है, और सच कहें तो वो था भी। अपने खेल में, अपने ख्यालों में खोया रहता। एक बार तो स्कूल वालों ने उसके माता पिता को बुलाकर कहा कि या तो उसे किसी और स्कूल में भेज दो या फिर यहां से निकाल दो। लेकिन उसकी मां क्लारा हमेशा उसके साथ खड़ी रही। वो कहती, हमारा बेटा अलग है, लेकिन इसमें कुछ गलती नहीं है, बस इसे समझने की जरूरत है। यही विश्वास, यही प्रेम स्टीव के भीतर गहराई तक बैठ गया। उसने सीखा, अगर कोई मुझे नहीं समझता तो कोई बात नहीं, पर मैं खुद को कभी कम नहीं समझूंगा। धीरे धीरे उसे मशीनों, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी दिलचस्पी होने लगी। उसके पिता ने उसके लिए एक पुराना रेडियो लाकर दिया। उसने उसे पूरा खोल दिया, फिर दोबारा जोड़ा, और जब वो चला तो स्टीव की आंखों में चमक आ गई। उस दिन शायद उसे पता नहीं था, लेकिन वो चमक उसके जीवन की दिशा तय करने वाली थी। उसका मन किताबों से ज्यादा चीजों को समझने में लगता था। कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और कैसे उन्हें और सुंदर बनाया जा सकता है। वो हमेशा कहता था, मैं चीजों को बदलना चाहता हूं। उसके भीतर एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ नया बनाने की, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल दे। लेकिन शायद ये बेचैनी उसी छूटे हुए एहसास से पैदा हुई थी। वो हमेशा कहता था कि मैं छोड़ा गया नहीं हूं, मैं चुना गया हूं। यही भावना उसे भीतर से चलाती रही कि जब दुनिया ने उसे अस्वीकार किया, तब किसी और ने उसे अपनाया। और शायद यही कारण था कि आगे चलकर वो हर उस चीज को नकार देता जो साधारण थी। स्टीव को साधारण पसंद नहीं था। वो कहता था, हम यहां ब्रह्मांड में एक निशान छोड़ने आए हैं। और सोचिए, ये सोच किसी साधारण बचपन से नहीं आती। ये आती है उस दिल से जिसने शुरुआत में ही जीवन की जटिलता को महसूस किया हो, अपनापन और त्याग दोनों का स्वाद चखा हो। कई साल बाद जब उसने अपनी असली मां से मुलाकात की तो उसे कोई गुस्सा नहीं आया। उसने बस इतना कहा, मैं खुश हूं कि आपने मुझे पॉल और क्लारा के पास भेजा। वो दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। यही था स्टीव जॉब्स का बचपन, त्याग और अपनापन का अद्भुत संगम। वो बचपन जिसने उसे सिखाया कि जीवन हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन उसमें जो घुमाव आते हैं वही हमारी पहचान करते हैं। अगर वो बच्चा छोड़ा ना गया होता तो शायद वो इतना दृढ़, इतना साहसी और इतना सपने देखने वाला इंसान न बनता। चैप्टर 2, ऑड कपल, द टू स्टीव्स। चलिए अब बढ़ते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के अगले अध्याय की ओर। एक ऐसा अध्याय जहां किस्मत ने उन्हें उस व्यक्ति से मिलवाया जो आगे चलकर उनके साथ इतिहास रचने वाला था। यह कहानी है दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाले युवाओं की, जो दिखने में, सोचने में और जीने के तरीके में एक दूसरे के उलट थे। लेकिन जब दोनों मिले तो कुछ ऐसा बना जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। यह कहानी है दो स्टीव्स की, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक। अब जरा कल्पना कीजिए, 70 के दशक का समय है। कैलिफोर्निया की गलियों में लंबे बालों वाले, पुराने कपड़े पहने नौजवान घूमते हैं, जो नई तकनीक, संगीत और स्वतंत्र सोच की लहर से प्रभावित हैं। हवा में प्रयोगों की खुशबू है। कुछ लोग अपने गैराज में रेडियो बना रहे हैं, तो कुछ कंप्यूटर के पुर्जों से खेल रहे हैं। और इन्हीं गलियों में दो लड़के अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। लेकिन किस्मत उन्हें धीरे धीरे एक ही राह पर ला रही है। स्टीव जॉब्स, जो कम उम्र में ही अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते थे, उन्हें साधारण चीजें कभी नहीं भाती। वो हमेशा पूछते, क्यों नहीं इसे और सुंदर बनाया जा सकता? उनके कपड़े अलग, उनका बोलने का तरीका अलग, और सोच तो बिल्कुल हटकर। वो थोड़े जिद्दी थे, पर बहुत गहराई से सोचने वाले भी। दूसरी तरफ थे स्टीव वॉजनियाक,
एक शांत, शर्मीले, मासूम से लड़के। उनका बचपन सर्किट्स, तारों और बिजली के झटकों के बीच बीता। जहां दूसरे बच्चे गेंद खेलते, वहां वो रेडियो के पुर्जे जोड़ते। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती। कुछ नया बनाऊं, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने न किया हो। वॉज़नियाक का दिमाग गजब का था। वो मशीनों से ऐसे बात करते जैसे कोई पुराना दोस्त हो। वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भाषा समझते थे, जैसे हर पुर्जा उनसे कह रहा हो, मुझे सही जगह रखो, मैं काम कर दूंगा। अब सोचिए, एक तरफ जोश और जुनून से भरा स्टीव जॉब्स, जो हर चीज को अलग नजरिए से देखता था, और दूसरी तरफ एक तकनीकी जादूगर वॉज़नियाक, जो किसी भी मशीन को अपने इशारे पर नचा सकता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन जब मिले तो जैसे बिजली का तार और बल्ब जुड़ गए। दोनों के मिलने से ही रोशनी हुई। उनकी मुलाकात एक साझा दोस्त के जरिए हुई। दोस्त ने सोचा, अरे, दोनों का नाम स्टीव है और दोनों को तकनीक में दिलचस्पी है, जरूर पड़ जाएंगे। और हुआ भी वही। जब जॉब्स और वॉज पहली बार मिले तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे की आंखों में वो चमक देख ली। अरे, ये भी मेरे जैसा पागल है। पहली ही मुलाकात में दोनों ने घंटों बातें की, मशीनों, सर्किट्स, नए प्रयोगों और इस बात पर कि भविष्य की दुनिया कैसी दिखेगी। वॉज़नियाक को पहली बार लगा कि कोई है जो उसकी कल्पना को समझ सकता है, जबकि जॉब्स को लगा कि उसे वो व्यक्ति मिल गया है जो उसकी सोच को हकीकत में बदल सकता है। कभी आपने देखा है दो लोगों का साथ ऐसा हो कि एक का दिमाग और दूसरे का दिल मिल जाए? वही हाल था इन दोनों का। वॉज़नियाक तकनीकी जीनियस थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अपने आविष्कार को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और जॉब्स में वो शक्ति थी, सोच को बेचने की। उन्हें समझ था कि लोगों को क्या पसंद आएगा, किस चीज से उनका मन छुएगा। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। वॉज़नियाक कंप्यूटर के पुर्जों से खेलते, सर्किट बनाते, और जॉब्स सोचते कि इससे हम कुछ बड़ा कैसे बना सकते हैं। दोनों रात रात भर प्रयोग करते, कभी अपने घर के गैराज में तो कभी अपने दोस्तों के कमरे में। एक दिन वॉज़नियाक ने एक छोटा सा कंप्यूटर बनाया, बस कुछ तारों और चिप्स का जोड़। लेकिन जब उसने उसे चलाया तो स्क्रीन पर अक्षर दिखाई दिए। वो बोल उठा, देखो, ये चल रहा है। और जॉब्स की आंखों में जैसे बिजली चमक उठी। हम इसे लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। वहीं से शुरू हुई एप्पल की बीज कथा, एक साधारण गैराज से दो दोस्तों के पागलपन से। जॉब्स ने तुरंत सोचा, अगर हर व्यक्ति के पास अपना छोटा सा कंप्यूटर हो तो दुनिया बदल जाएगी। और वॉज़नियाक को लगा, अगर मैं इसे बेहतर बना सकता हूं तो शायद लोग तकनीक से डरना बंद कर देंगे। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, बदलाव। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वॉज़नियाक बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उन्हें पैसे या प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं था। वो बस नई चीजें बनाना चाहते थे। जबकि जॉब्स में कुछ अलग आग थी। वो चाहते थे कि उनका बनाया हुआ हर उत्पाद सुंदर, प्रभावशाली और सबके जीवन में गहराई तक उतर जाए। अगर वॉज सादगी की मिसाल थे तो जॉब्स पूर्णता की। वो हर चीज में कहते, नहीं, ये अभी सही नहीं है, इसे और अच्छा बनाओ। वॉज कभी कभी झुंझला जाते, यार, इतना छोटा बदलाव कौन देखेगा? तो जॉब्स मुस्कुराकर कहते, जो देखेगा वही हमारी पहचान बनाएगा। दोनों की सोच टकराती भी थी। कई बार बहस इतनी बढ़ जाती कि घंटे भर कोई किसी से बात नहीं करता। लेकिन फिर शाम को वही स्टीव जॉब्स वॉज के पास आकर कहते, चलो अगला डिजाइन देखते हैं। और वॉज हंसकर कहते, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। उनके बीच का रिश्ता ऐसा था जैसे दो विपरीत धाराएं, जो टकराती भी थीं, लेकिन साथ में चलकर एक नया रास्ता बनाती थीं। वॉज़नियाक को हमेशा लगता कि स्टीव थोड़े ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। एक बार उसने कहा, तुम हर चीज को बेचने के बारे में क्यों सोचते हो? क्या बस बनाना ही काफी नहीं? तो स्टीव बोला, नहीं, अगर दुनिया को इसका पता ही ना चले तो इसका मतलब क्या है? यही फर्क था दोनों की सोच में। एक निर्माता था, दूसरा स्वप्न दृष्टा। लेकिन यही अजीब जोड़ी, ऑड कपल, दुनिया के सबसे क्रांतिकारी साझेदारी में बदल गई। धीरे धीरे दोनों ने अपने कंप्यूटर को और बेहतर बनाया। उन्होंने इसका नाम रखा एप्पल। क्यों? क्योंकि जॉब्स को लगता था कि यह नाम सीधा साधा, प्यारा और जीवंत है। कोई मशीन जैसा ठंडा नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम जिससे लोगों को अपनापन लगे। और जब एप्पल का पहला कंप्यूटर तैयार हुआ
तो लोगों ने देखा कि यह किसी सामान्य यंत्र जैसा नहीं था। इसमें एक आत्मा थी, जैसे किसी ने मशीन में सुंदरता और मानवीय स्पर्श डाल दिया हो। यही स्टीव जॉब्स की सोच थी, तकनीक को मानवीय बनाना। अगर वॉजनियाक ने मशीन को चलाया तो जॉब्स ने उसमें जान फूंकी। इस साझेदारी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि सफलता सिर्फ एक दिमाग या एक प्रतिभा से नहीं आती। जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई चाहिए जो हमारे अधूरे हिस्से को पूरा करे। एक व्यक्ति सोचता है, दूसरा उसे साकार करता है। एक बनाता है, दूसरा दिखाता है। और जब दोनों का मेल होता है तो चमत्कार होता है। अगर स्टीव जॉब्स अकेले होते तो शायद एप्पल कभी जनमानस तक नहीं पहुंच पाता, और अगर वॉज अकेले होते तो शायद उनका अद्भुत आविष्कार उनके कमरे की मेज पर पड़ा रह जाता। लेकिन साथ मिलकर उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कंप्यूटर को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बना दिया। और यही है इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात। अलग अलग सोच रखने वाले लोग अगर एक दूसरे को समझें और मिलकर काम करें तो दुनिया बदल सकती है। चैप्टर 3 द ड्रॉप आउट टर्न ऑन ट्यून इन। चलिए अब कहानी का अगला अध्याय शुरू करते हैं। डी ड्रॉप आउट टर्न ऑन ट्यून इन। ये वो दौर था जब स्टीव जॉब्स अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचे जहां रास्ते साफ नहीं थे, लेकिन दिल में कुछ अलग करने की आग थी। यह कहानी है उस नौजवान की जिसने परंपरा से बगावत की और अपनी राह खुद चुनी। साल था 1972। स्टीव जॉब्स ने अभी अभी हाई स्कूल खत्म किया था और उन्हें नामचीन रीड कॉलेज में दाखिला मिल गया था। यह कॉलेज पोर्टलैंड, ओरेगन में था और उस समय देश के सबसे सुंदर और खुले विचारों वाले कॉलेजों में गिना जाता था। लेकिन जैसे ही स्टीव वहां पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ, ये जगह खूबसूरत तो है पर शायद मेरे लिए नहीं बनी। उनके माता पिता पॉल और क्लारा ने अपनी सारी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में लगा दी थी, लेकिन स्टीव के भीतर कुछ बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि वो जिन विषयों को पढ़ रहे हैं उनका असली मतलब क्या है। वो अक्सर सोचते, क्या मैं ये सब सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा हूं या जीवन में सच में इसका कोई उपयोग होगा। वो अपने दोस्तों से कहते, हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में इतने व्यस्त हैं कि शायद अपना सपना भूल चुके हैं। ये वही उम्र होती है जब ज्यादातर नौजवान अपने भविष्य के बारे में उलझे रहते हैं। क्या करें, क्या ना करें, कौन सा रास्ता सही है। स्टीव भी उन्हीं सवालों से जूझ रहे थे। बस फर्क इतना था कि वो सवालों के जवाब किताबों में नहीं, जिंदगी में ढूंढना चाहते थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, कॉलेज छोड़ने का। अब सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके माता पिता ने अपनी पूरी बचत उसकी पढ़ाई में लगा दी हो, वो अचानक कहे, मुझे अब नहीं पढ़ना। यह सुनना किसी भी माता पिता के लिए सदमे से कम नहीं। लेकिन स्टीव के भीतर जो आग थी वो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। वो कहते थे, मुझे ये समझ आ गया कि मैं अपनी जिंदगी किसी और के सपनों में नहीं बिताना चाहता। तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद भी कॉलेज को छोड़ा नहीं। जी हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन स्टीव ने कहा था, मैंने कॉलेज छोड़ा लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। अब वो अपनी मर्जी से क्लासें अटेंड करने लगे। जो विषय उन्हें आकर्षित करते उनमें बैठ जाते, बाकी छोड़ देते। किसी का नामांकन नहीं, कोई रोल नंबर नहीं, बस शुद्ध जिज्ञासा। इसी दौरान वो एक क्लास में बैठने लगे, कैलीग्राफी यानी सुंदर हस्तलिपि की कला। क्लास के प्रोफेसर रॉबर्ट पालिन एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति थे। वो अक्षरों को सिर्फ लिखते नहीं थे, उन्हें महसूस करते थे। वो कहते, हर अक्षर की अपनी आत्मा होती है। स्टीव को यह क्लास बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि अक्षर भी जीवित हैं, जैसे हर रेखा, हर घुमाव एक कहानी कहता है। उन्हें नहीं पता था कि यही चीज आगे चलकर एप्पल के कंप्यूटरों की आत्मा बनेगी। सुंदर अक्षर, आकर्षक डिजाइन और भावनाओं से जुड़ा सौंदर्य। यहां से स्टीव के भीतर एक और विचार गहराई से बैठ गया। सुंदरता सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज है। पर जिंदगी इतनी आसान कहां थी। कॉलेज छोड़ने के बाद उनके पास रहने की जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे। वो अपने दोस्तों के हॉस्टल के फर्श पर सोते, कोका कोला की बोतलें लौटाकर कुछ सिक्के कमाते ताकि खाना खा सकें। वो हर रविवार 7 मील पैदल चलते, सिर्फ इसलिए ताकि हरे कृष्ण मंदिर में मुफ्त का भोजन मिल सके। लेकिन जब वो उस भोजन को खाते तो कहते, इन सब संघर्षों के बीच भी एक शांति थी, जैसे मैं सही राह पर हूं। यह दौर उनकी आत्मा के जागरण का समय था।
वो धीरे धीरे पश्चिमी भोग विलास से दूर पूर्व की आध्यात्मिक सोच की ओर झुकने लगे। उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा, यहाँ के साधुओं, ध्यान और आत्मज्ञान के बारे में जाना, और तब उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागी, मुझे भारत जाना है। 1974 में स्टीव भारत पहुंचे। वो दिल्ली, बनारस और हिमालय के इलाकों में घूमे, कभी साधुओं से मिले, कभी चाय की दुकान पर बैठकर जीवन के अर्थ पर चर्चा की। पर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जब वो लौटे तो उनके भीतर एक नई स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, मैं भारत में भगवान ढूंढने गया था, लेकिन अपने भीतर लौट आया। यह यात्रा उनके जीवन की सोच बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि सादगी, ध्यान और आत्म जागरूकता ये वो शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को अपने असली मकसद तक पहुंचा सकती हैं। उन्होंने तकनीक को अब सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि मानव अनुभव को बेहतर बनाने का माध्यम मानना शुरू किया। और यहीं से स्टीव जॉब्स का असली परिवर्तन शुरू हुआ। वो अब सिर्फ एक जिज्ञासु नौजवान नहीं थे, बल्कि एक ऐसा खोजी व्यक्ति बन गए थे जो अपने जीवन में सार्थकता की तलाश कर रहा था। अगर आप गौर करें तो स्टीव की यह कहानी सिर्फ कॉलेज छोड़ने की नहीं है, बल्कि खुद को खोजने की है। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई छोड़ना मतलब जिम्मेदारी से भागना, लेकिन स्टीव का मामला अलग था। उन्होंने किताबें नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू किया। यह वही चीज है जो हम में से बहुत लोग भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में क्या करना है कि जवाब दूसरों से ढूंढते हैं, जबकि स्टीव ने यह जवाब खुद से मांगा। वो कहते थे, अगर आप अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखते हैं तो वो आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने अपने जीवन के इस दौर में एक बात और समझी कि साधारण होना सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए वो हर उस चीज से दूर रहे जो उन्हें सुरक्षित बनाती थी, क्योंकि उनके अनुसार सुरक्षित रहना मतलब बढ़ना बंद करना। धीरे धीरे वो अपनी नई सोच के साथ वापस लौटे। अब उनके मन में सिर्फ एक ही सपना था, कुछ ऐसा बनाना जो इंसान और तकनीक के बीच की दीवार को तोड़ दे। उन्होंने वॉज़नियाक से फिर से मुलाकात की। दोनों फिर अपने पुराने गैराज में बैठे, वही प्रयोग, वही रातों की मेहनत। लेकिन अब स्टीव के भीतर एक नई गहराई थी, ध्यान की, सादगी की और सौंदर्य की समझ की। जो बातें उन्होंने भारत में सीखी थीं, कम में ज्यादा, सादगी में सौंदर्य, ध्यान से सृजन, वही बातें आगे चलकर एप्पल के उत्पादों में झलकने लगी। चाहे वो कंप्यूटर हो, फोन हो या संगीत यंत्र, हर चीज में वही संतुलन था, वही सादगी, वही आत्मा। तो देखा जाए तो उनका ड्रॉप आउट होना असल में उनका ट्यून इन होना था, जीवन की असली आवृत्ति से जुड़ना। जब उन्होंने पारंपरिक शिक्षा छोड़ी, तब उन्होंने वास्तविक सीखना शुरू किया। अगर हम जरा गहराई से सोचें तो हर इंसान के जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है जब लगता है कि जो रास्ता सबने चुना है वो हमारे लिए नहीं बना, लेकिन बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं उस रास्ते से हटने की। स्टीव जॉब्स ने वो हिम्मत की और उसी हिम्मत ने उन्हें वो बनाया जो वो बने। अगर उन्होंने कॉलेज की सुरक्षित दीवारों में रहकर किताबों के अंक याद किए होते तो शायद दुनिया आज एप्पल को न जानती, पर उन्होंने उस डर को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज सुनी। अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां आपको समझ न आए कि आगे क्या करना है, तो क्या करेंगे? क्या आप वही रास्ता अपनाएंगे जो सब लेते हैं, या वो रास्ता जो आपके भीतर की आवाज कहती है? यही सवाल स्टीव की कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है। चैप्टर 4, अटारी एंड इंडिया, ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ गेम डिजाइन। चलिए अब कहानी के उस दिलचस्प मोड़ की ओर चलते हैं जहां स्टीव जॉब्स की जिंदगी ने एक नया रंग पकड़ा, तकनीक, अध्यात्म और आत्म खोज का मिला जुला रंग। यह दौर था जब उनके भीतर दो दुनिया आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ मशीनों की तेज और शोर भरी दुनिया, और दूसरी तरफ भीतर की शांति की खोज। इस अध्याय का नाम है अटारी और इंडिया, ज़ेन और गेम डिजाइन की कला। साल था 1974। स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़ चुके थे, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। उनके पास न डिग्री थी, न पैसा, पर उनके भीतर जिज्ञासा की आग अब भी जल रही थी। उन्हें जीवन से एक ही चीज चाहिए थी, कुछ ऐसा करना जो अर्थपूर्ण हो। इस खोज के बीच उन्हें एक नौकरी मिली, अटारी नाम की एक कंपनी में। अब अटारी उस समय दुनिया की सबसे मशहूर वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी थी। वही कंपनी जिसने पोंग जैसे खेल बनाकर दुनिया में क्रांति ला दी थी। लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग ही था। मशीनों की आवाज, देर रात तक काम और इंजीनियरों की एक टीम
जो खेल बनाते बनाते खुद भी खेल में खो जाती थी। स्टीव जॉब्स वहां एक टेक्नीशियन के रूप में रखे गए। उनका काम था मशीनों को ठीक करना और नए खेलों के डिजाइन पर प्रयोग करना। लेकिन जॉब्स वैसे कर्मचारी नहीं थे जो बस समय काटने आए हों। उनके काम करने का तरीका बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। वो देर रात काम करते क्योंकि दिन में उन्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं था। उनका स्वभाव थोड़ा तीखा था। कभी कभी इतने सीधे बोल देते कि लोग नाराज हो जाएं। कई सहकर्मी उनसे दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि स्टीव बहुत अभिमानी है। लेकिन उनके बॉस नोएल बशनेल ने उनमें कुछ खास देखा। नोएल कहते थे, यह लड़का अजीब है, लेकिन इसके अंदर कुछ है जो बाकी सब में नहीं। इसमें आग है। स्टीव जब किसी मशीन को देखते तो उसे सिर्फ तारों और पुर्जों का ढेर नहीं मानते थे। वो कहते, हर गेम में एक आत्मा होती है। अगर उसे सही तरह महसूस किया जाए तो खिलाड़ी उस गेम से जुड़ जाता है। सोचिए, जब ज्यादातर लोग बस खेल बनाने में लगे थे, स्टीव उस खेल में भावना ढूंढ रहे थे। यही तो उनकी सोच की खासियत थी, हर तकनीक में मानवीय स्पर्श। अटारी में एक दिन उनके पास एक नया काम आया, एक खेल डिजाइन करना जिसमें जितनी जल्दी हो सके बाधाओं से बचना हो। लेकिन स्टीव को यह चुनौती अकेले नहीं लेनी थी। उन्होंने अपने पुराने दोस्त स्टीव वॉजनियाक को बुलाया। दोनों ने मिलकर पूरी रात काम किया। वॉजनियाक सर्किट्स जोड़ते और जॉब्स कहते, नहीं, इसे थोड़ा और सुंदर बनाओ, थोड़ा और सहज। अगले ही दिन जब उन्होंने अपना खेल दिखाया तो बॉस दंग रह गया। न केवल खेल तेज था, बल्कि उसमें एक लय थी, जैसे कोई कला हो। स्टीव ने काम तो पूरा किया, लेकिन उनके मन में अब भी खालीपन था। वो मशीनों के बीच थे, पर खुद को खोया हुआ महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि यह सारा विज्ञान, ये सारा खेल सिर्फ दिमाग को संतुष्ट करता है, दिल को नहीं। और तभी उनके जीवन में आया भारत। एक दिन वो एक दोस्त के साथ बैठे थे और बात चल रही थी आत्मज्ञान की। उनके दोस्त ने कहा, भारत में एक महान गुरु हैं, नियम करोली बाबा। लोग कहते हैं कि उनके पास वह शांति है जो दुनिया में कहीं नहीं। बस स्टीव ने तय कर लिया, मुझे भारत जाना है। उनके माता पिता ने बहुत समझाया, थोड़ा और इंतजार कर लो, नौकरी अच्छी चल रही है। लेकिन स्टीव ने कहा, नहीं, मुझे मशीनों से नहीं, अपने भीतर से जुड़ना है। तो 1974 में वो अपने दोस्त डैन कोटलके के साथ भारत के लिए निकल पड़े। भारत की धरती पर कदम रखते ही उन्हें एक अलग ही अनुभव हुआ। धूल, भीड़, गंध, आवाजें, सब कुछ उलझा हुआ, पर उसी में एक अजीब सी शांति छिपी थी। वो बनारस पहुंचे, फिर हिमालय के गांवों में घूमे। कभी गंगा किनारे बैठे तो कभी किसी साधु से ध्यान की बात की। उन्हें लगा जैसे यह देश सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि आत्मा है। लेकिन जब वो नीम करोली बाबा से मिलने पहुंचे तो पता चला कि बाबा कुछ दिन पहले ही देह छोड़ चुके थे। स्टीव को झटका लगा। वो कहते थे, मैं शांति की तलाश में आया था और मुझे खालीपन मिला। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि शायद यही शांति का असली अर्थ है। जब कुछ नहीं बचता, तभी सब कुछ महसूस होता है। भारत में उन्होंने सादगी सीखी। वो दिन में एक वक्त का भोजन करते, नंगे पैर चलते, साधुओं के साथ ध्यान करते। उनके मन में एक गहरी समझ जन्मी, अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो पहले भीतर को शांत करना होगा। भारत से लौटकर वो एक बदले हुए इंसान थे। अब वो बोलते कम, सुनते ज्यादा थे। उनका स्वभाव अब भी तेज था, लेकिन अब उसमें एक गहराई आ गई थी। वो कहते, मैंने भारत में यह सीखा कि साफ सोचने के लिए मन का शोर कम करना पड़ता है। अटारी लौटने के बाद उन्होंने काम को एक नई दृष्टि से देखा। वो कहते, एक अच्छा खेल वही है जिसमें खिलाड़ी सिर्फ जीतता नहीं, बल्कि बहता है, जैसे संगीत में कोई स्वर बहता है। यही सोच आगे चलकर एप्पल में भी दिखी, सादगी, सुंदरता और शांति। अगर आप ध्यान दें तो स्टीव का भारत आना किसी यात्रा से ज्यादा एक रूपांतरण था। वो पहले तकनीक को सिर्फ मशीन मानते थे, लेकिन अब उसे इंसान की आत्मा का विस्तार समझने लगे। वो कहते थे, तकनीक तभी सुंदर बनती है जब उसमें इंसान का दिल धड़कता हो। एक बार उन्होंने अपने साथी से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे बनाए उत्पाद किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि किसी ध्यान की तरह महसूस हों, सहज, शांत और सुंदर। यही कारण है कि जब आगे चलकर एप्पल के उत्पाद आए तो उनमें एक अलग ही संतुलन था, सादगी भी और जादू भी। अब सोचिए, अगर स्टीव भारत न आते तो क्या एप्पल वैसा होता जैसा हम जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि भारत ने उन्हें वो दृष्टि दी
जो मशीनों से नहीं मिल सकती, अंदर की मौन दृष्टि। हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब हम बाहर की भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कुछ देर रुकना, सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे दिल को शांति देता है? यही सवाल स्टीव ने खुद से पूछा था और यही सवाल हमें भी पूछना चाहिए। अटारी और भारत का यह दौर स्टीव की जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ था। बाहरी उत्कृष्टता तभी संभव है जब भीतर सादगी हो। उन्होंने जैन दर्शन से यह सीखा कि सादगी सबसे बड़ी जटिलता है और यही विचार उनके हर उत्पाद, हर निर्णय और हर डिजाइन में झलकने लगा। एक बार उन्होंने कहा था, भारत ने मुझे यह सिखाया कि कम ज्यादा होता है। अगर किसी चीज में अनावश्यक सजावट है तो वो असली नहीं लगती। यही सोच आगे चलकर एप्पल के मशहूर उत्पादों की आत्मा बनी। चैप्टर 5, द एप्पल वार्बियन, टर्न ऑन, बूट अप, जैक इन। अब शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी का वो अध्याय जहां एक गैराज से जन्म लेती है एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। यह कहानी है एक छोटे से सपने की जो दो दोस्तों के हाथों में आकार लेता गया और दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक बन गया, एप्पल। इस अध्याय का नाम है एप्पल 1, टर्न ऑन, बूट अप, जैक इन। कल्पना कीजिए, सन 1975 का दौर। कैलिफोर्निया की गलियों में छोटे छोटे गैराजों में युवा इंजीनियर और आविष्कारक बैठे हैं, तारों और पुर्जों से खेल रहे हैं। हवा में एक अजीब सी हलचल है। लोग मशीनों के जरिए नई दुनिया बनाने का सपना देख रहे हैं और उसी माहौल में दो नौजवान, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, अपने गैराज में कुछ ऐसा कर रहे थे जो इतिहास बन गया। वॉजनियाक उस समय होमब्रू कंप्यूटर क्लब नाम की एक बैठक में जाया करते थे। ये वो जगह थी जहां तकनीक के दीवाने लोग अपने अपने बनाए प्रयोग दिखाते थे। एक बार उन्होंने वहां अपना बनाया हुआ छोटा कंप्यूटर दिखाया जो टीवी स्क्रीन पर अक्षर दिखा सकता था। बाकी लोग चकित रह गए। उस दौर में कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और कठिन मशीनें हुआ करती थीं जो सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारी संस्थानों के पास होती थीं। लेकिन वॉजनियाक ने एक ऐसा यंत्र बनाया था जिसे कोई भी अपने घर में रख सकता था। स्टीव जॉब्स ने जब यह देखा तो जैसे उनके भीतर कुछ चमक उठा। उन्होंने कहा, वॉज, हमें इसे लोगों तक पहुंचाना होगा। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह भविष्य है। वॉजनियाक ने पहले हंसकर कहा, कौन खरीदेगा, यह तो बस मेरा शौक है। पर जॉब्स ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह वही चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है, बस लोगों को अभी पता नहीं। और यहीं से शुरू हुआ एप्पल का बीज बोना। उन्होंने दोनों के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रखा, एप्पल। स्टीव को यह नाम इसलिए पसंद था क्योंकि यह सरल, प्यारा और मानवीय लगता था। उस समय की तकनीकी कंपनियों के नाम भारी और ठंडे लगते थे, जैसे कोई यंत्र हो, इंसान नहीं। जॉब्स कहते थे, एप्पल नाम सुनकर मुस्कान आती है, डर नहीं। लेकिन अब समस्या थी पैसे की। दोनों के पास न दफ्तर था, न साधन, न निवेशक, सिर्फ सपने और हिम्मत थी। स्टीव ने अपनी वैन बेच दी और वॉजनियाक ने अपना प्रिय कैलकुलेटर, और फिर उन्होंने अपने घर के गैराज को कार्यशाला बना दिया। यही गैराज आगे चलकर तकनीकी इतिहास का सबसे प्रसिद्ध स्थान बना। सोचिए, एक छोटा सा गैराज, कुछ तार, कुछ उपकरण और दो पागल सपने देखने वाले। वो रात दिन वहीं पर काम करते, हाथों में पेचकस, चेहरे पर पसीना और आंखों में भविष्य का सपना। स्टीव बार बार कहते, वॉज, हमें इसे इतना सुंदर बनाना है कि इसे देखकर किसी को डर न लगे। यहां एक दिलचस्प बात थी, जहां वॉजनियाक तकनीकी परिपूर्णता पर ध्यान देते थे, वहीं जॉब्स इस बात पर कि मशीन देखने में और छूने में कैसी लगेगी। वो कहते, तकनीक तब तक अधूरी है जब तक वो इंसान से जुड़ न जाए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहली मशीन तैयार की, एप्पल 1। अब यह कोई तैयार कंप्यूटर नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। यह बस एक लकड़ी के तख्त पर जुड़ी हुई सर्किट बोर्ड थी, लेकिन इसमें एक आत्मा थी, घर पर बैठकर कंप्यूटर चलाने का सपना। अब सवाल था, इसे बेचे कैसे? स्टीव को एक स्थानीय दुकान मिली, नाम था बाइट शॉप। दुकान के मालिक ने कहा, अगर तुम मुझे 50 मशीनें बनाकर दे सको तो मैं खरीद लूंगा। 50 मशीनें। दोनों दोस्तों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना बड़ा ऑर्डर देगा, लेकिन स्टीव ने बिना झिझके कहा, हमें सिर्फ 10 दिन दो, हम तैयार कर देंगे। अब वो दोनों दिन रात उस गैराज में काम करने लगे।
जॉब्स की बहन पट्रीशिया और उनके पिता पॉल भी मदद करने लगे। कोई तार जोड़ रहा था, कोई बोर्ड पॉलिश कर रहा था, कोई पैकिंग कर रहा था। पूरा परिवार जैसे इस सपने में शामिल हो गया था। कई बार देर रात तक काम चलता। बॉस थककर कहते, बस अब बहुत हो गया। तो जॉब्स कहते, थोड़ा और, बस थोड़ा और, हम इतिहास के दरवाजे पर हैं। आखिरकार कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली खेप तैयार की। जब एप्पल वन पहली बार बाइट शॉप में रखा गया तो लोगों ने कुछ देर उसे देखा, फिर कहा, वाह, ये कुछ अलग है। और उस वाह ने इतिहास लिख दिया। अब धीरे धीरे लोगों के घरों में ये नई तकनीक पहुंचने लगी। लोग अपने बच्चों को दिखाते, देखो ये कंप्यूटर है। कुछ इसे अजीब मानते, कुछ खिलौना कहते, पर बहुतों को लगा भविष्य हमारे घर में आ गया है। स्टीव का सपना था कि कंप्यूटर सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए बने। वो कहते थे, तकनीक तब महान होती है जब वह साधारण लोगों के जीवन में जगह बनाती है। और सच यही था। एप्पल वन ने तकनीक को घरों तक पहुंचा दिया। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। स्टीव जॉब्स के भीतर जो बात सबसे गहरी थी वो थी नियंत्रण और सौंदर्य का संगम। वो हर चीज को परफेक्ट देखना चाहते थे। अगर किसी स्क्रू की जगह ठीक नहीं लगती तो वो मशीन खोलकर दोबारा लगवाते। कई बार वो झुंझला जाते, कोई अंदर नहीं देखेगा स्टीव, और स्टीव जवाब देते, लेकिन हम तो देखेंगे। अगर हमें पता है कि अंदर कुछ गलत है तो बाहर से सुंदरता अधूरी रह जाएगी। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यही सोच आगे चलकर एप्पल को बाकी कंपनियों से अलग बनाती रही। वो सिर्फ उत्पाद नहीं बनाते थे, वो एक अनुभव बनाते थे। उनकी सोच यह थी कि मशीन और इंसान के बीच की दूरी मिटनी चाहिए। वो कहते थे, जब इंसान मशीन चलाए तो उसे ऐसा लगे जैसे वो किसी दोस्त से बात कर रहा है, न कि किसी ठंडी धातु से। यही भावना एप्पल के हर उत्पाद में झलकती रही, सहजता, गर्मजोशी और सादगी। अब एक दिलचस्प घटना, जब पहली बार उन्होंने एप्पल वन को दोस्तों के सामने दिखाया तो किसी ने पूछा, ये क्या करेगा? स्टीव मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हें वो करने देगा जो पहले असंभव लगता था। वो हमेशा मानते थे कि तकनीक का मकसद लोगों की शक्ति को बढ़ाना है, उसे जटिल बनाना नहीं। धीरे धीरे एप्पल वन की चर्चा फैलने लगी। अखबारों में लेख आने लगे। कुछ लोग इसे होम रेवोल्यूशन कहने लगे, लेकिन स्टीव जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। वो कहते थे, अभी हमने दरवाजा खोला है, अब हमें उस कमरे में चलना है जहां सपनों की मशीनें बनेंगी। और यहीं से शुरू हुआ एप्पल का असली सफर। वो सफर जिसने न केवल कंप्यूटर जगत को बदला, बल्कि इंसान और तकनीक के रिश्ते को भी एक नई परिभाषा दी। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एप्पल वन सिर्फ एक उत्पाद नहीं था, यह स्टीव जॉब्स की मानसिक संरचना का प्रतिबिंब था। जहां अन्य लोग तकनीक को साधन मानते थे, स्टीव उसे कला मानते थे। उनका हर निर्णय, हर डिजाइन एक भावनात्मक अनुभव था। वो कहते थे, मशीन को चलाने में आनंद आना चाहिए। अगर किसी यंत्र को चलाकर मुस्कान ना आए तो वो अधूरा है। उनकी यही सोच, यही गहराई एप्पल को बाकी सबसे अलग करती रही। अब जरा सोचिए, अगर उस समय स्टीव जॉब्स डर जाते, क्या लोग खरीदेंगे या नहीं, पैसे कहां से आएंगे, तो शायद आज हम एप्पल नाम तक न जानते। लेकिन उन्होंने जोखिम लिया। उन्होंने उस अनजान रास्ते पर कदम रखा जहां असफलता का डर बहुत था, पर सपने की चमक उससे कहीं ज्यादा। और यही तो असली सफलता का रहस्य है, जब आप डर से बड़ा सपना देखते हैं। चैप्टर 6, द एप्पल II, डॉन ऑफ अ न्यू एज। अब कहानी का वो खूबसूरत और रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, जहां सपनों का बीज एक हकीकत बनता है। एक छोटा सा गैराज, दो दोस्तों की जिद और एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये वो वक्त था जब कंप्यूटर सिर्फ मशीन नहीं रहे, वो इंसान के जीवन का हिस्सा बन गए। इस अध्याय का नाम है एप्पल II, एक नए युग की सुबह। साल था 1976 का आखिर, जब स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने अपने पहले कंप्यूटर एप्पल वन से लोगों का ध्यान खींच लिया था। लेकिन सच कहें तो एप्पल वन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सका। वो सिर्फ तकनीकी लोगों के लिए था, जिनको मशीनों से खेलना आता था। लेकिन जॉब्स का सपना अलग था। वो कहते थे, मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर हर घर में हो, जैसे टीवी या रेडियो। वो हमेशा कहते, अगर हम चाहते हैं कि लोग तकनीक से प्यार करें तो हमें उसे सुंदर, सरल और भरोसेमंद बनाना होगा। यही सोच लेकर उन्होंने और वॉजनियाक ने अगला कदम उठाया, एप्पल II। अब सोचिए,
उस समय कंप्यूटर का मतलब था भारी भरकम मशीनें, तारों का जाल और एक डरावना सा एहसास। लोग उसे किसी विज्ञान प्रयोगशाला की चीज मानते थे, न कि अपने घर की। लेकिन स्टीव का कहना था, अगर कोई चीज सुंदर नहीं है तो वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंच सकती। उनका विश्वास था कि तकनीक सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से भी जुड़नी चाहिए। वोज़नियाक उस समय दुनिया के सबसे सादे लेकिन सबसे रचनात्मक इंजीनियर थे। उनके दिमाग में डिजाइन तैयार था। वो कहते थे, मुझे ऐसा कंप्यूटर बनाना है जो शक्तिशाली भी हो और आसान भी। और स्टीव कहते, मुझे ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो देखने में भी खूबसूरत लगे, जैसे किसी कलाकार ने बनाया हो। दोनों के सपने मिल गए और शुरू हुई मेहनत, दिन रात बिना रुके। अब गैराज सिर्फ कार्यशाला नहीं, एक मंदिर बन चुका था। पॉल जॉब्स यानी स्टीव के पिता लकड़ी के बॉक्स काटकर मशीनों का ढांचा बनाते। स्टीव की मां क्लारा कॉफी और खाना लेकर आती और दोनों स्टीव यानी जॉब्स और वॉज मशीन पर झुके रहते। लेकिन इस बार जॉब्स ने सिर्फ मशीन नहीं, एक अनुभव बनाने की ठान ली थी। उन्होंने कहा, इस बार कोई खुला बोर्ड नहीं, पूरा कंप्यूटर एक सुंदर केस में बंद होगा। वॉज़नियाक को लगा, इसकी क्या जरूरत है, लोग तो बस मशीन खरीदने आते हैं। जॉब्स मुस्कुराए और बोले, नहीं, लोग सिर्फ मशीन नहीं खरीदते, वो अनुभव खरीदते हैं। यहीं से शुरू हुई एप्पल की असली पहचान, सादगी में सुंदरता। धीरे धीरे उनका एप्पल 2 तैयार होने लगा। रंगीन स्क्रीन, कीबोर्ड, प्लास्टिक का शरीर और सबसे बढ़कर ये कंप्यूटर घर में रखने लायक था। किसी को भी तारों का डर नहीं लगता था, किसी को कोड समझने की जरूरत नहीं थी। बस चालू करो और दुनिया आपके सामने। पर असली चुनौती अब थी पैसा। एप्पल 2 को बाजार में लाने के लिए पूंजी चाहिए थी। स्टीव ने कई लोगों से बात की, लेकिन सबने यही कहा, घर में कंप्यूटर, ये तो मजाक है। ज्यादातर निवेशक हंसते और कहते, कौन घर में कंप्यूटर रखेगा। लेकिन किस्मत ने स्टीव के लिए दरवाजा खोल दिया। एक निवेशक आए, माइक मार्कुला। वो एक पूर्व इंजीनियर थे, जिन्होंने खुद मेहनत से पैसे कमाए थे। उन्होंने स्टीव और वॉज की आंखों में वो चमक देखी जो बाकी किसी में नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। माइक ने सिर्फ पैसा ही नहीं लगाया, बल्कि एक दिशा दी। उन्होंने एप्पल को एक असली कंपनी का रूप दिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचेंगे, हम एक भावना बेचेंगे, स्वतंत्रता की। यही वो पल था जब एप्पल एक गैराज से निकलकर एक असली संस्था बन गई। स्टीव अब रोज दफ्तर में आते, काम करते और हर छोटे से छोटे हिस्से पर ध्यान देते। वो कहते, अगर किसी स्क्रू की जगह ठीक नहीं लगती तो पूरा डिजाइन अधूरा है। वोज़नियाक कभी कभी हंसते और कहते, स्टीव, लोग स्क्रू नहीं देखेंगे। और स्टीव कहते, लेकिन हमें तो पता होगा ना। यही था स्टीव जॉब्स का जादू। वो ऐसी चीजों पर ध्यान देते थे जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज करते थे, और यही छोटी छोटी बातें एप्पल को खास बनाती थी। 1977 में एप्पल 2 दुनिया के सामने आया। एक सुंदर, रंगीन और सहज कंप्यूटर। पहली बार किसी मशीन में रंगीन ग्राफिक्स थे। स्क्रीन पर अक्षर और रंग दोनों दिखते थे। लोग चकित रह गए। पहली बार कंप्यूटर डरावना नहीं, दोस्ताना लगा। अब जो लोग पहले कहते थे, घर में कंप्यूटर किस काम का, वही लोग अब अपने बच्चों के लिए एप्पल 2 खरीदने लगे। स्कूलों में, कॉलेजों में, छोटे कारोबारियों में, हर जगह एप्पल 2 की मांग बढ़ने लगी। एक पिता अपने बेटे से कहता, देखो बेटा, इस मशीन से तुम सीख सकते हो, खेल सकते हो और भविष्य बना सकते हो। और यही स्टीव जॉब्स का सपना था, कंप्यूटर को आम लोगों तक लाना। धीरे धीरे एप्पल 2 सिर्फ एक उत्पाद नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन गया। हर महीने बिक्री बढ़ती जा रही थी और एप्पल नाम दुनिया में गूंजने लगा था। स्टीव अब सिर्फ एक तकनीकी व्यक्ति नहीं रहे, वो एक कहानीकार बन गए थे। हर उत्पाद की एक कहानी होती थी और वो कहानी सुनाना उन्हें आता था। वो कहते थे, लोग तथ्य नहीं याद रखते, वो भावना याद रखते हैं। अगर हम मनोविज्ञान की नजर से देखें तो स्टीव जॉब्स का पूरा दृष्टिकोण इसी बात पर आधारित था। भावना पहले, तकनीक बाद में। वो हमेशा पूछते, क्या ये चीज इंसान को खुश करेगी? अगर जवाब हाँ नहीं होता तो वो उत्पाद को दोबारा बनवाते। उनका मानना था कि तकनीक का मकसद इंसान को मशीन में ढालना नहीं, बल्कि मशीन को इंसान के लिए ढालना है। अब एक दिलचस्प बात, एप्पल 2 की सफलता ने न सिर्फ कंपनी को बड़ा बनाया, बल्कि उस दौर की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया। नए उद्यमी, नई कंपनियां
और नए विचार जन्म लेने लगे। लोगों को पहली बार लगा कि कंप्यूटर सिर्फ कुछ विशेषज्ञों की चीज नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सपनों का साथी है। जॉब्स के भीतर अब एक नई आग थी। वो कहते, हम सिर्फ कंप्यूटर नहीं बना रहे, हम भविष्य को आकार दे रहे हैं। कभी कभी वो अपने साथियों से कहते, सोचो, जब कोई बच्चा एप्पल 2 से खेल रहा होगा तो शायद वो भी एक दिन दुनिया बदल देगा। वो मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक रचनाकार छिपा है, बस उसे सही औजार देने की जरूरत है। और एप्पल 2 वही औजार था। इस अध्याय में एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। जब स्टीव ने एप्पल 2 बनाया तो उन्होंने सिर्फ एक उत्पाद नहीं बनाया, उन्होंने तकनीक की भाषा बदल दी। उन्होंने उसे ठंडी मशीन से उठाकर मानवीय बनाया। वो कहते थे, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको तकनीकी नहीं, जिज्ञासु होना चाहिए। और यही सच्ची क्रांति थी, तकनीक में मानवीयता की। एप्पल 2 की बिक्री ने एप्पल कंपनी को करोड़ों की कमाई दी। कुछ ही महीनों में वो एक गैराज की कंपनी से अमेरिका की सबसे चर्चित कंपनियों में से एक बन गई। अखबारों में लिखा जाने लगा, 2 नौजवानों ने दुनिया बदल दी। लेकिन स्टीव के लिए यह बस शुरुआत थी। वो कहते थे, यह तो अभी सुबह है, असली दिन तो बाकी है। उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी, अधूरेपन की चमक, क्योंकि उनके लिए हर सफलता एक नई सीढ़ी थी, मंजिल नहीं। चैप्टर 7, क्रिसैन एंड लीसा, ही हु इज ए अबैंडन। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे मानवीय, सबसे भावनात्मक हिस्सा था। ये वो दौर था जब सफलता ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन अब भी बाकी था। यह कहानी है रिश्तों की, स्वीकार करने की, और उस संघर्ष की जो एक इंसान के भीतर चलता रहता है जब उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है। यह अध्याय है क्रिसैन और लीसा, वह जिसे छोड़ा गया। साल था 1977। एप्पल कंपनी अब धीरे धीरे उड़ान भर रही थी। एप्पल 2 की सफलता ने स्टीव जॉब्स को मशहूर बना दिया था। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी थी। दुनिया उन्हें एक युवा प्रतिभाशाली उद्यमी के रूप में देख रही थी, जो तकनीक का चेहरा बदल रहा था। लेकिन बाहर से चमकती जिंदगी के अंदर एक उलझन भरी कहानी चल रही थी, उनके निजी रिश्तों की कहानी। उस समय स्टीव की जिंदगी में एक लड़की थी, क्रिसैन ब्रेनन। दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। क्रिसैन बेहद संवेदनशील और कलात्मक स्वभाव की लड़की थी। वो चित्र बनाती थी और जिंदगी को बहुत गहराई से महसूस करती थी। स्टीव की तरह ही उसमें भी एक अलग सोच थी, लेकिन दोनों की सोचें बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं। जहां स्टीव तार्किक और केंद्रित थे, वहीं क्रिसैन भावनात्मक और थोड़ी अस्थिर थी। दोनों का रिश्ता शुरू में बहुत खूबसूरत था, मासूम, बिंदास और बगावती। दोनों एक दूसरे को अपनी तरह समझते थे। कभी समुद्र किनारे बैठकर भविष्य के सपने देखते, तो कभी घंटों बहस करते कि जीवन का असली मकसद क्या है। लेकिन जैसे जैसे स्टीव का जीवन बदलने लगा, वैसे वैसे ये रिश्ता भी बदलने लगा। सफलता अक्सर इंसान के स्वभाव को परखती है, और स्टीव के मामले में यह परख बहुत गहरी थी। वो हर चीज में पूर्णता चाहते थे, मशीनों में भी और लोगों में भी। लेकिन रिश्ते मशीन नहीं होते, उनमें भावना, कमजोरी और अपनापन होता है। और स्टीव को इन बातों को समझने में बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। स्टीव अपने काम में इतने डूब गए कि रिश्ते के लिए जगह ही नहीं बची। कभी कभी वो क्रिसैन से हफ्तों बात नहीं करते। जब वो सवाल करती तो स्टीव ठंडे स्वर में कहते, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, बाकी सब इंतजार कर सकता है। पर जिंदगी का सच यह है कि भावनाएं इंतजार नहीं करती। और तभी एक दिन क्रिसैन ने बताया कि वो मां बनने वाली है। उस पल ने स्टीव की दुनिया हिला दी। वो एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। उन्होंने कहा, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। क्रिसैन ने आंसुओं में कहा, स्टीव, यह तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन स्टीव ने मानने से इनकार कर दिया। ये वही स्टीव जॉब्स थे जो दुनिया को बदल रहे थे, पर अपने भीतर की सच्चाई से भाग रहे थे। वो वही व्यक्ति थे जिसे बचपन में खुद उसके असली माता पिता ने छोड़ दिया था, और अब वही किसी और बच्चे को छोड़ रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें वही सबक दोबारा सिखाती है जो हमने समझे बिना आगे बढ़ा दिया था। क्रिसैन ने बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया लीसा। पर स्टीव उस समय वहां नहीं थे। वो एप्पल की नई योजनाओं में व्यस्त थे। जब दोस्तों ने उनसे पूछा, क्या तुम अपनी बेटी से मिले? तो स्टीव ने ठंडेपन से कहा, मुझे नहीं पता, वो मेरी बेटी नहीं है। सरकार ने जब उनसे बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में पूछा,
तो उन्होंने यहां तक कहा कि सांख्यिकीय रूप से यह संभव है कि कोई और पिता हो। और सोचिए, यह वही व्यक्ति था जिसने बाद में अपने एक कंप्यूटर का नाम रखा, एप्पल लीसा। जैसे कहीं भीतर वो अपने अपराध बोध को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे स्टीव के भीतर का इंसान जागने लगा। वो बाहर से जितने कठोर थे, भीतर उतने ही संवेदनशील। जब उन्होंने पहली बार लीसा को खेलते हुए देखा तो उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान आई जो बचपन में उनके दत्तक पिता के सामने आती थी। लीसा की आंखें उनके जैसी थीं, वही गहराई, वही चमक। एक पल के लिए जैसे अतीत और वर्तमान एक दूसरे से मिल गए, जैसे वो खुद को उस छोटी बच्ची में देख रहे हों। शायद यही वो क्षण था जब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने क्या खोया है। लीसा उनके जीवन का आईना बन गई थी, एक ऐसा आईना जिसमें उन्होंने अपना छोड़ा हुआ अतीत और अधूरी भावनाएं देखी। धीरे धीरे स्टीव ने लीसा से जुड़ने की कोशिश शुरू की। वो कभी कभी उससे मिलने जाते, उसे तोहफे देते और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करते। लेकिन रिश्तों की दरारें इतनी जल्दी नहीं भरती। लीसा बड़ी होती गई और अपने पिता से दूरी बनाए रखती रही। वो जानती थी कि स्टीव ने उसे एक समय पर ठुकरा दिया था और यह घाव उसके भीतर गहराई तक बैठ गया था। स्टीव को भी यह बात सालती रही। वो कहते थे, मैं दुनिया की सबसे सुंदर मशीनें बना सकता हूं, पर अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पाया। उनके शब्दों में दर्द था, पर सच्चाई भी थी। अक्सर ऐसा होता है, हम बाहरी दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन भीतर के रिश्ते हार जाते हैं। स्टीव के भीतर दो स्टीव रहते थे, एक जो दुनिया को बदलना चाहता था और एक जो अपने भीतर की खाली जगह भरना चाहता था। कई सालों बाद जब एप्पल से उनका अलगाव हुआ और जीवन ने उन्हें झकझोरा, तब उन्होंने अपने परिवार से जुड़ना शुरू किया। वो कहते थे, जब तक मैंने लीसा को सच में अपनाया नहीं, मैं खुद को नहीं समझ पाया। उन्होंने लीसा को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। देर से सही, लेकिन सच्चा। वो अब सिर्फ पिता नहीं बनना चाहते थे, वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते थे। एक बार उन्होंने लीसा से कहा, तुम जानती हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो लगता है जैसे मैं खुद को देख रहा हूं। और लीसा ने बस मुस्कुराकर कहा, तो फिर अब मत छिपो। वो मुस्कान शायद स्टीव के जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने सिर्फ एक बेटी को नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस छोड़े गए बच्चे को भी अपनाया था। अगर हम इस कहानी को थोड़ी गहराई से समझें तो ये हमें एक बहुत बड़ा जीवन सबक देती है। कभी कभी हम अपने अतीत से इतने भागते हैं कि अनजाने में उसी अतीत को दोहराने लगते हैं। स्टीव को भी यही हुआ। बचपन में उन्हें छोड़ा गया, इसलिए वो हमेशा नियंत्रण में रहना चाहते थे, सब कुछ अपने हिसाब से रखना चाहते थे। और इसी कोशिश में उन्होंने वही गलती दोहरा दी, किसी और को छोड़ने की। पर अंत में जिंदगी ने उन्हें मौका दिया खुद को सुधारने का। लीसा उनके जीवन का वह अध्याय थी जिसने स्टीव को इंसान बनाया, क्योंकि एक पिता का प्यार वही चीज है जो किसी भी उपलब्धि से बड़ी होती है। एक बार उन्होंने एक दोस्त से कहा, मुझे अब समझ आया कि प्यार भी एक कला है, इसे भी बनाना पड़ता है, रोज धैर्य और सच्चाई से। यही स्टीव जॉब्स का असली विकास था। वो पहले एक परफेक्ट मशीन बनाने में लगे थे, लेकिन अब वो खुद को इंसान बनाना सीख रहे थे। और यही तो जीवन का सबसे सुंदर रूपांतरण है, जब एक इंसान अपने दिल से जीतना शुरू करता है। चैप्टर 8, ज़ेरॉक्स एंड लीसा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। अब कहानी उस दौर में पहुंच चुकी है जहां स्टीव जॉब्स सिर्फ एक युवा आविष्कारक नहीं रहे थे, बल्कि भविष्य को देखने वाले व्यक्ति बन चुके थे। ये वो समय था जब दुनिया कंप्यूटर को एक जटिल मशीन मानती थी, लेकिन स्टीव उसे इंसानों के लिए सहज और सुंदर बनाना चाहते थे। यह अध्याय उस यात्रा की कहानी है जहां स्टीव ने पहली बार देखा कि मशीनें केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और जोड़ने के लिए भी बनाई जा सकती हैं। यह अध्याय है ज़ेरॉक्स और लीसा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। साल था 1979। एप्पल अब एक उभरता हुआ नाम बन चुका था। एप्पल 2 की सफलता ने कंपनी को लाखों डॉलर की कमाई दी थी। स्टीव अब सिर्फ एक उद्यमी नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गए थे, युवा ऊर्जा, नवाचार और बगावत का प्रतीक। लेकिन स्टीव की आदत थी कि जब भी वो किसी चीज में सफल होते, उसी पल वो अगले बड़े विचार की तलाश में निकल पड़ते। वो अक्सर कहते थे, अगर आप अपनी पिछली सफलता में फंसे रह गए तो भविष्य कभी आपका नहीं होगा। और इसी खोज में वो पहुंचे ज़ेरॉक्स पार्क, यानी ज़ेरॉक्स कंपनी का वह शोध केंद्र
जो उस समय कंप्यूटर की दुनिया के सबसे बड़े प्रयोगों का घर था। अब जरा सोचिए, जेरोक्स पार्क उस समय तकनीक की प्रयोगशाला थी। वहां वैज्ञानिक बैठे थे जो आने वाले 100 साल की दुनिया बना रहे थे। उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई थी जो उस समय लगभग जादू जैसी लगती थी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी वो व्यवस्था जिसमें कंप्यूटर को शब्दों या कोड से नहीं बल्कि तस्वीरों, चिन्हों और माउस से चलाया जा सकता था। आज हम कंप्यूटर या मोबाइल पर जो कुछ भी देखते हैं, स्क्रीन पर आइकन, फोल्डर, माउस का तीर, उसकी जड़ वहीं थी, जेरोक्स पार्क में। लेकिन तब दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जेरोक्स के अधिकारी सोचते थे, अरे ये तो बच्चों का खिलौना है, असली कंप्यूटर तो वो है जो कोड से चलता है। और तभी स्टीव जॉब्स वहां पहुंचे। जब उन्होंने पहली बार देखा कि एक व्यक्ति माउस से स्क्रीन पर तीर हिला रहा है, फाइलें खोल रहा है, चित्र बना रहा है, तो स्टीव जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बच्चे ने पहली बार इंद्रधनुष देखा हो। उन्होंने कहा, यह है भविष्य, यही वह चीज है जो हर इंसान को कंप्यूटर के करीब लाएगी। उस पल उन्होंने जेरोक्स के अधिकारियों से कहा, आप लोगों के पास सोने की खान है और आपको यह पता ही नहीं। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि एप्पल का अगला कंप्यूटर ऐसा ही होगा, जिसमें शब्दों की जगह चित्र होंगे, कोड की जगह अनुभव होगा। और इस तरह जन्म लेने लगी एप्पल लीसा। अब दिलचस्प बात यह है कि स्टीव की निजी जिंदगी और काम की दुनिया दोनों उस समय लीसा नाम से जुड़ी थी। एक तरफ उनकी बेटी लीसा, जिससे उनका रिश्ता धीरे धीरे सुधर रहा था, और दूसरी तरफ एप्पल लीसा, उनका अगला बड़ा सपना। कई लोग कहते हैं कि स्टीव ने इस कंप्यूटर का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, भले ही वो उस समय इसे खुलकर स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन सच ये था कि उनके दिल के भीतर कहीं ना कहीं लीसा दोनों रूपों में बस चुकी थी, उनकी रचना भी और उनकी आत्मा भी। अब आते हैं एप्पल लीसा की कहानी पर। स्टीव ने अपनी टीम को कहा, हम ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जिसे कोई भी चला सके। कंप्यूटर को समझने के लिए अब इंजीनियर होना जरूरी नहीं होगा, कंप्यूटर अब इंसान की भाषा बोलेगा। उन्होंने अपने इंजीनियरों को जेरोक्स पार्क के प्रयोग दिखाए और बोले, हम इससे भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन यहां से शुरू हुई स्टीव की जिद। वो चाहते थे कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, डिजाइन, रंग, स्क्रीन, यहां तक कि मशीन के अंदर की सर्किट तक सुंदर दिखे। उनका मानना था कि सुंदरता और उपयोगिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कहते थे, अगर कोई चीज सुंदर नहीं है तो वो पूरी तरह उपयोगी नहीं हो सकती। उनका यह जुनून अब एप्पल की टीम पर भारी पड़ने लगा था। स्टीव सुबह शाम कर्मचारियों पर दबाव डालते, यह धीमा है, इसे तेज बनाओ, यह बदसूरत है, इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी उनकी बातों में तीखापन होता, लेकिन उनके अंदर एक साफ दृष्टि थी, हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो इतिहास बदलेगा। एप्पल लीसा का विकास जारी रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। स्टीव की जिद और परिपूर्णता की चाहत ने कंपनी में मतभेद बढ़ा दिया। कई साथी इंजीनियर उनसे डरने लगे, कुछ ने तो नौकरी ही छोड़ दी। लेकिन स्टीव कहते, अगर तुम कुछ महान बनाना चाहते हो तो साधारण लोगों की तरह नहीं सोच सकते। आखिरकार 1983 में एप्पल लीसा तैयार हुआ। यह दुनिया का पहला ऐसा व्यक्तिगत कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, यानी अब लोग कोड टाइप के बिना माउस चलाकर फोल्डर खोल सकते थे, चीजें खींच सकते थे, तस्वीरें बना सकते थे। सोचिए, उस दौर में जब लोग अब भी कंप्यूटर को रहस्यमय मशीन मानते थे, स्टीव ने उन्हें हाथ में पकड़ने योग्य, समझ में आने वाला कंप्यूटर दे दिया। जब उन्होंने इसे पहली बार प्रस्तुत किया तो स्क्रीन पर एक फाइल का आइकन उभरा और स्टीव ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, ये कंप्यूटर आपको समझता है। लोग दंग रह गए। लेकिन जैसे अक्सर स्टीव की कहानी में होता था, यहां भी जीत के साथ एक परीक्षा आई। एप्पल लीसा तकनीकी रूप से अद्भुत था, लेकिन बहुत महंगा। उस समय की आम जनता इसे खरीद नहीं सकती थी। इसका मूल्य इतना अधिक था कि ज्यादातर लोग इसे देखने तक सीमित रह गए। और धीरे धीरे लीसा का व्यावसायिक प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पर स्टीव जॉब्स के लिए यह असफलता नहीं थी। उनका कहना था, हमारा काम दुनिया को दिशा देना है, न कि तुरंत पैसा कमाना। उन्होंने लीसा को एक प्रयोग की तरह देखा, एक ऐसा प्रयोग जिसने भविष्य का रास्ता खोला। और सच यही है, क्योंकि एप्पल लीसा ने उस विचार को जन्म दिया जिससे बाद में मैकिन्टोश बना और फिर पूरी दुनिया बदल गई। अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो लीसा प्रोजेक्ट स्टीव की जिंदगी का सबसे भावनात्मक प्रतीक था। एक तरफ उनकी बेटी लीसा थी,
जिसे वो स्वीकार करना सीख रहे थे। दूसरी तरफ एक कंप्यूटर लीसा थी, जिसे उन्होंने अपनी आत्मा से बनाया था। दोनों ही उनके जीवन के छूटे हुए हिस्सों को पूरा कर रहे थे। एक ने उन्हें पितृत्व सिखाया, दूसरे ने उन्हें सृजन का अर्थ समझाया। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टीव ने एप्पल लीसा को एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह बनाया। वो कहते थे, ये मशीन सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी, यह इंसान के भीतर की जिज्ञासा जगाने के लिए बनी है। उनका सपना था कि लोग कंप्यूटर से डरना नहीं, उससे दोस्ती करें, और यही सोच आगे चलकर हर एप्पल उत्पाद की आत्मा बन गई। चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो या स्क्रीन, हर चीज में सहजता और सौंदर्य का मेल था। अब यहां एक गहरा सबक छिपा है। जेरोक्स ने एक अद्भुत विचार खोजा, लेकिन उसे समझ नहीं पाया। स्टीव ने वही विचार देखा, महसूस किया और उसे दुनिया के लिए सच बना दिया। यही फर्क होता है देखने और समझने में। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जिनमें भविष्य देखने की दृष्टि होती है। स्टीव का कहना था, विचार हवा में तैरते रहते हैं, फर्क बस इतना है कि कौन उन्हें पकड़ पाता है। और उन्होंने उसे पकड़ा, उस पर भरोसा किया और आगे बढ़ाया। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एप्पल लीसा सिर्फ एक उत्पाद नहीं था, वह एक विचार का जन्म था, जिसने आने वाले दशकों की तकनीकी सोच को बदल दिया। आज जो भी इंसान अपने फोन पर उंगली चलाता है, तस्वीरों पर क्लिक करता है या माउस से किसी फोल्डर को खोलता है, वो कहीं ना कहीं स्टीव की उस दृष्टि को जी रहा है। और यही है इस अध्याय की आत्मा, एक ऐसी सोच जो मशीनों को मानवीय बना गई। चैप्टर 9, गोइंग पब्लिक, अ मैन ऑफ वेल्थ एंड फेम। चलिए अब पहुंचते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के उस अध्याय पर जहां सपनों की मेहनत हकीकत में बदलती है, जहां एक गैराज में शुरू हुई कहानी अब अरबों डॉलर की गूंज बन जाती है। लेकिन जैसा कि जिंदगी हमेशा दिखाती है, ऊंचाइयों के साथ साथ परछाइयां भी गहरी होती हैं। यह अध्याय है पब्लिक होना, दौलत और शोहरत का आदमी। साल था 1980। एप्पल अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, यह एक लहर बन चुकी थी। वो लहर जिसने तकनीक को हर घर तक पहुंचाया। एप्पल 2 की सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था, और स्टीव जॉब्स अब वो नाम बन चुके थे जो हर युवा के सपनों में बसने लगा था। लोग कहते, वो लड़का जिसने कॉलेज छोड़ा था अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी का मालिक बन गया है। पर स्टीव के लिए यह सब आसान नहीं था। उन्होंने हर छोटे कदम के साथ बड़ी सोच रखी थी। वो कहते थे, अगर कुछ करना है तो ऐसा करो कि इतिहास उसे याद रखे। और अब वो वक्त आ गया था जब एप्पल को एक नए चरण में ले जाना था, पब्लिक कंपनी बनाने का। अब जरा समझिए, किसी कंपनी का पब्लिक होना मतलब होता है कि अब वो अपने शेयर आम लोगों को बेच सकती है, और इससे कंपनी के पास बहुत बड़ी पूंजी आ जाती है, नए प्रोजेक्ट्स, नए कर्मचारियों और विस्तार के लिए। लेकिन साथ ही इसका मतलब यह भी होता है कि अब कंपनी सिर्फ आपकी नहीं रहती, अब उसके हिस्सेदार हजारों होते हैं। स्टीव के साथ ही माइक मार्कुला और बाकी अधिकारियों ने तय किया कि अब एप्पल को शेयर बाजार में उतारा जाए। स्टीव को यह विचार रोमांचक लगा। वो कहते थे, हम दुनिया को बदल रहे हैं तो क्यों ना दुनिया का हिस्सा भी हमें बनाए। लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं एक और बात चल रही थी। अब मैं उस दुनिया में कदम रख रहा हूं जिसने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया था। शायद उनके बचपन के उस छोड़े जाने के दर्द की कोई गूंज अब भी उनके भीतर थी, और अब वो साबित करना चाहते थे कि वो अस्वीकृत बच्चा नहीं, बल्कि चुना हुआ व्यक्ति है। दिसंबर 1980 में एप्पल कंपनी सार्वजनिक हुई। उस दिन का दृश्य देखने लायक था। सुबह सुबह जब शेयर बाजार खुला तो एप्पल के शेयरों की मांग इतनी बढ़ गई कि कुछ ही मिनटों में कंपनी की कीमत आसमान छू गई। उस समय स्टीव जॉब्स सिर्फ 25 साल के थे और उसी दिन वो अरबपति बन गए। सोचिए, 25 साल की उम्र में जहां ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में होते हैं, वहां स्टीव एक ऐसी कंपनी के मालिक बन चुके थे जिसने हजारों निवेशकों को अमीर बना दिया था। अखबारों में अगले दिन की हेडलाइन थी, स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी का नया राजा। लेकिन जहां पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी, वहीं स्टीव के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। वो कहते थे, मुझे खुशी तो है लेकिन सुकून नहीं। यही स्टीव की फितरत थी। वो बाहरी सफलता से ज्यादा भीतर की संतुष्टि ढूंढते थे। उन्हें पैसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते थे, मेरा मकसद अमीर बनना नहीं है, मेरा मकसद कुछ ऐसा बनाना है जिसे लोग प्यार करें। लेकिन फिर भी
अमीरी और शोहरत का असर उनके व्यक्तित्व पर दिखने लगा। अब वो एप्पल के हर कोने में नियंत्रण चाहते थे। हर फैसले में उनकी राय आखिरी होती थी। कई बार वो अपने कर्मचारियों पर बहुत कठोर हो जाते। कभी कभी तो किसी का काम देखकर कहते, ये कचरा है, और फिर उसी शाम वही व्यक्ति उस काम को दोगुनी मेहनत से सुधार देता। क्योंकि स्टीव की बात चोट भी करती थी और प्रेरणा भी। उनका दफ्तर अब किसी कलाकार के स्टूडियो जैसा बन गया था। हर छोटी चीज पर वो ध्यान देते, मशीनों के रंग से लेकर दीवारों के डिजाइन तक। वो कहते, अगर हम कुछ बना रहे हैं जो लोगों के जीवन में जाएगा, तो वो सुंदर होना चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी। ये बात थोड़ी मजेदार भी है। वो कभी कभी अपने इंजीनियरों से कहते, तुम्हारा कोड साफ सुथरा क्यों नहीं है? क्या तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारे घर में आए और बिखरा हुआ फर्श देखे? इंजीनियर हंसते, पर भीतर से जानते थे कि स्टीव सही हैं। अब जब एप्पल बड़ी कंपनी बन गई थी, तो उसके भीतर राजनीति भी शुरू हो गई। कई लोग स्टीव के व्यवहार से परेशान थे। कुछ कहते, वो जीनियस है, लेकिन उसके साथ काम करना मुश्किल है। और कुछ कहते, अगर स्टीव न होता तो एप्पल आज यहां न होता। यानी स्टीव जॉब्स अब एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुके थे जो प्यार और डर दोनों का प्रतीक था। पर उनके भीतर एक और बदलाव चल रहा था, प्रसिद्धि की दुनिया। अब वो सिर्फ एक उद्यमी नहीं रहे, अब वो मीडिया के चहेते थे। पत्रकार उनके हर शब्द, हर हाव भाव, हर कपड़े को नोट करते थे। वो अपने अलग पहनावे के लिए मशहूर होने लगे। साधारण कपड़े, नीली जीन्स और सफेद जूते। वो कहते थे, मुझे दिखावा पसंद नहीं, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे काम को याद रखें, मेरे कपड़ों को नहीं। लेकिन प्रसिद्धि का यह दौर स्टीव के भीतर अहंकार भी जगा रहा था। कभी कभी वो खुद को बाकी सबसे अलग समझने लगे थे। वो कहते, मैं वह देख सकता हूं जो दूसरे नहीं देख पाते। और सच कहें तो वो सच में देख पाते थे। लेकिन यही विश्वास धीरे धीरे अभिमान में बदलने लगा। उनके कुछ पुराने साथी, जिनके साथ उन्होंने गैराज से शुरुआत की थी, अब पीछे रह गए थे। उन्होंने एप्पल के शुरुआती दिनों में जिन लोगों ने मदद की थी, उन्हें कभी कभी नजरअंदाज कर दिया। यह वही दौर था जब स्टीव के भीतर पूर्णता की खोज और नियंत्रण की चाह एक दूसरे से टकराने लगी। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो स्टीव की यह अवस्था बहुत दिलचस्प थी। एक तरफ उनके भीतर वह छोड़ा गया बच्चा था जो अपनापन ढूंढता था, और दूसरी तरफ वह विजेता था जो सबको यह साबित करना चाहता था कि वह किसी से कम नहीं। ये दो व्यक्तित्व बार बार एक दूसरे से टकराते रहे। एक घटना अक्सर याद की जाती है। जब एप्पल पब्लिक हुई थी, तब कंपनी ने अपने शुरुआती कर्मचारियों को भी शेयर दिए थे। लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें स्टीव ने जानबूझकर बाहर रखा। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा, हर कोई उस स्तर का योगदान नहीं देता कि उसे मालिकाना हिस्सा मिले। ये बात उनके साथियों को चुभ गई, और आगे चलकर इसी बात ने कंपनी के भीतर एक खाई बना दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, स्टीव को इन सब बातों का एहसास बहुत बाद में हुआ। उस समय वो मानते थे कि कठोर होना महानता की कीमत है, और शायद कुछ हद तक वो सही भी थे, क्योंकि वही कठोरता, वही जिद, वही ना मानने वाला स्वभाव एप्पल की आत्मा बन गया था। अब स्टीव जॉब्स वो व्यक्ति बन चुके थे जिसके पास पैसा था, शोहरत थी और शक्ति भी। लेकिन उनके भीतर कहीं एक बेचैनी थी। वो कहते थे, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो शांति नहीं जो मैं ढूंढ रहा था। कभी कभी वो अपने ध्यान के दिनों को याद करते, जब वो भारत में साधुओं के बीच गए थे। वो कहते, शायद मैं फिर से खुद को खो बैठा हूं। ये बात छोटी थी, लेकिन यही बात आगे चलकर उनके जीवन के अगले बड़े मोड़ की नींव बनी। अगर हम इस अध्याय को थोड़ा गहराई से देखें, तो ये सिर्फ अमीरी और शोहरत की कहानी नहीं है, ये इंसान के भीतर की यात्रा की कहानी है। जब इंसान अपने सपनों की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उसे एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। स्टीव ने दुनिया जीत ली थी, लेकिन अब उन्हें खुद को जीतना था, और यही वो जगह थी जहां उनका जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ा, जहां उन्हें सीखना था कि सफलता और संवेदनशीलता को कैसे साथ लेकर चला जाए। Chapter 10 The Mac is born. You say you want a revolution. चलिए अब पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जहां तकनीक और कला ने हाथ मिलाया, जहां एक मशीन नहीं बल्कि एक क्रांति जन्मी। यह कहानी है उस सपने की जिसने एप्पल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक संस्कृति बना दिया। यह अध्याय है मैक का जन्म। तुम कहते हो तुम्हें एक क्रांति चाहिए।
साल था 1981। एप्पल लीसा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, लेकिन उसका असर उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा। वो मशीन बेहतरीन थी, पर बहुत महंगी, बहुत जटिल। और जब स्टीव जॉब्स को लगा कि उनका सपना बस थोड़ा सा अधूरा रह गया है, तभी उनके भीतर एक नई आग जली। हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन जाए। स्टीव की यह सोच उस दौर के लिए पागलपन जैसी लगती थी। वो कहते थे, कंप्यूटर को तकनीकी नहीं, मानवीय बनाओ, ताकि जब कोई उसे छुए तो उसे डर नहीं, अपनापन महसूस हो। और इसी सोच से शुरू हुआ मैक प्रोजेक्ट। अब बात थोड़ी दिलचस्प है। एप्पल के भीतर पहले से ही लीसा टीम काम कर रही थी और उसके समानांतर एक और छोटी टीम बनाई गई, एक युवा ऊर्जावान टीम जिसका नेतृत्व जॉब्स नहीं कर रहे थे। इस टीम का नाम था मैकिन्टोश टीम। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक प्रतिभाशाली इंजीनियर जेफ रास्किन ने की थी। जेफ का सपना था कि कंप्यूटर छोटा, सस्ता और आम आदमी के लिए आसान हो। लेकिन जब स्टीव जॉब्स ने इस टीम को देखा तो उन्हें लगा, यही है वो जगह जहां क्रांति जन्म ले सकती है। स्टीव ने धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट पर नियंत्रण लेना शुरू किया। शुरुआत में जेफ को यह पसंद नहीं आया, लेकिन स्टीव की ऊर्जा और दृष्टि इतनी तीव्र थी कि टीम खुद ब खुद उनकी ओर झुकने लगी। स्टीव ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक कलात्मक मिशन बना दिया। वो कहते थे, मैक सिर्फ एक मशीन नहीं होगा, यह इंसान और तकनीक के बीच का सेतु होगा। यह हमारी सोच, हमारी आत्मा और हमारे सौंदर्य बोध को दिखाएगा। उन्होंने अपने इंजीनियरों से कहा, हम कंप्यूटर नहीं बना रहे, हम एक अनुभव बना रहे हैं। हर चीज में सुंदरता की मांग थी। स्क्रीन पर अक्षर, बटन का आकार, आवाज की टोन, सब कुछ। वो कहते, मशीन सिर्फ काम ना करे, बल्कि मुस्कुराए। अब सोचिए, उस समय दुनिया के ज्यादातर कंप्यूटर केवल काले स्क्रीन पर हरे अक्षर दिखाते थे, लेकिन स्टीव चाहते थे कि कंप्यूटर में रंग हो, आकृतियां हों, चित्र हों और सबसे बढ़कर आत्मा हो। टीम अब दिन रात काम में लगी रहती। स्टीव का नेतृत्व सख्त था, लेकिन प्रेरणादायक भी। वो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते, लेकिन अगले ही पल कहते, मुझे तुमसे गुस्सा नहीं, तुम्हारी क्षमता से उम्मीद है। उनकी टीम उन्हें रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहती थी, यानी स्टीव की वो शक्ति जिससे वो असंभव को संभव बना देते थे। अगर स्टीव कहते, हम एक हफ्ते में वो चीज बना सकते हैं जो सामान्य तौर पर एक महीने में होती है, तो टीम उस पर यकीन करती और सच में बना देती। धीरे धीरे मैकिन्टोश आकार लेने लगा। स्टीव हर सुबह टीम को प्रेरित करने के लिए कहते, हम यहाँ कंप्यूटर नहीं, भविष्य बना रहे हैं। वो अपने कार्यालय के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाते हैं जिस पर लिखा था, वास्तविक कलाकार सीमाएं नहीं मानते। उनका कहना था कि कला और तकनीक का मिलन ही असली नवाचार है। अब एक बहुत ही सुंदर किस्सा। स्टीव एक दिन अपने डिजाइनर से कहते हैं, मैक का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही सुंदर होना चाहिए जितना बाहरी। डिजाइनर हंसकर बोला, लेकिन अंदर तो कोई देखेगा नहीं। स्टीव ने जवाब दिया, भगवान तो देखेगा। और यही स्टीव जॉब्स का दर्शन था। सुंदरता केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से जोड़ने के लिए होती है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, स्टीव ने इस मशीन का हर हिस्सा खुद तय किया। उसका रंग, उसकी आवाज, उसका आकार, यहां तक कि बॉक्स का ढक्कन भी। उनका मानना था कि हर विवरण कहानी कहता है। अगर आप किसी उत्पाद को देखते ही मुस्कुरा दें, तो समझिए उसमें जान है। अब 1983 में जब मैक तैयार होने के करीब था, स्टीव को लगा कि इस मशीन को लॉन्च करने का तरीका भी क्रांतिकारी होना चाहिए। वो चाहते थे कि लोग सिर्फ उत्पाद न देखें, बल्कि एक पल महसूस करें, एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दर्ज हो। उन्होंने इस काम के लिए दुनिया के मशहूर विज्ञापन निर्देशक रिडले स्कॉट को बुलाया, और तब बना वह विज्ञापन जिसने इतिहास रच दिया। 1984 विज्ञापन में दिखाया गया कि एक लड़की एक सत्ताधारी मशीनों की दुनिया में दौड़ती हुई आती है और एक हथौड़े से उस तानाशाही स्क्रीन को तोड़ देती है। संदेश साफ था, 1984 में एप्पल दुनिया को आजाद करेगा। जब यह विज्ञापन पहली बार टेलीविजन पर चला, लोग स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, यह एक घोषणा थी कि तकनीक अब मनुष्य की गुलाम नहीं, बल्कि साथी बनने वाली है। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 24 जनवरी 1984। सैन फ्रांसिस्को के फ्लिंट सेंटर में हजारों लोग बैठे थे। स्टेज पर रोशनी मंद थी,
स्टीव जॉब्स धीरे धीरे मंच पर आए और बोले, आज हम आपको वो चीज दिखाने वाले हैं जो इतिहास बदल देगी। फिर उन्होंने पर्दा हटाया और वहां था मैकिन्टोश। उन्होंने उसे चालू किया और स्क्रीन पर मैकिन्टोश ने खुद बोला, हेलो, मैं मैकिन्टोश हूं, आपको मिलकर खुशी हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी मशीन ने पहली बार इंसान से ऐसे बात की थी। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह भावना थी। और यहीं स्टीव जॉब्स ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अब दुनिया बदल चुकी थी। मैकिन्टोश ने साबित किया कि कंप्यूटर सिर्फ गणना करने की चीज नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है। कलाकार, संगीतकार, लेखक, हर कोई अब कंप्यूटर को अपने साथी के रूप में देखने लगा और स्टीव का सपना पूरा हो गया। तकनीक मानवीय बन गई थी, लेकिन हर सफलता की एक छाया होती है। मैकिन्टोश की कीमत थोड़ी ज्यादा थी और इसकी गति उम्मीद से कम। लोग इसे पसंद करते थे, पर सब इसे खरीद नहीं सकते थे। इसके बावजूद मैकिन्टोश ने एक विचार जगाया, डिजाइन और सोच भी उतनी ही अहम है जितनी तकनीक। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो स्टीव जॉब्स के लिए मैकिन्टोश केवल एक उत्पाद नहीं था, बल्कि आत्मा का विस्तार था। यह उनकी उस आंतरिक जिद का प्रतीक था जो कहती थी, दुनिया को बदलना सिर्फ कोड से नहीं, दृष्टिकोण से होता है। वो कहते थे, कला और तकनीक का संगम ही महानता है। और यही संगम मैक में झलकता था। कभी कभी वो अपनी टीम से कहते, जब कोई मैक को चालू करे तो उसे ऐसा लगे जैसे वो किसी जीव से बात कर रहा है। यह बात भावुक लगती है, लेकिन स्टीव के लिए यही सबसे बड़ा मकसद था, तकनीक में जीवन फूंकना। आज जब हम अपने फोन पर स्पर्श करते हैं, जब स्क्रीन हमें पहचानती है, जब मशीन हमारी आवाज समझती है, तो ये सब उसी मैकिन्टोश के बीज से निकला हुआ पेड़ है। उस एक क्रांति ने आने वाले दशकों की पूरी दिशा तय कर दी। अब जरा सोचिए, अगर स्टीव ने उस समय हार मान ली होती, अगर उन्होंने कहा होता कि यह असंभव है, तो शायद आज तकनीक इतनी मानवीय न होती। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, जहां बाकी लोग दीवार देखते हैं, वहां मैं रास्ता देखता हूं। और यही सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती रही। अब आइए इस पूरे अध्याय का सार समझते हैं। मैकिन्टोश का जन्म सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं थी, यह मानवीय कल्पना की जीत थी। स्टीव जॉब्स ने दिखाया कि जब कला और विज्ञान एक साथ चलते हैं तो जादू होता है। उन्होंने सिखाया कि सुंदरता सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि जीने की अनुभूति है। उन्होंने साबित किया कि अगर आप किसी चीज को दिल से महसूस करें, तो वो मशीन भी आत्मा पा लेती है। मैकिन्टोश सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, वो स्टीव की आत्मा का प्रतिरूप था। और इसने हमें यह सिखाया कि असली क्रांति मशीन में नहीं होती, बल्कि इंसान के सोचने के तरीके में होती है। यही था स्टीव जॉब्स की जिंदगी का 10वां अध्याय, मैक का जन्म। तुम कहते हो तुम्हें एक क्रांति चाहिए, जहां एक मशीन ने दुनिया से कहा, हेलो, और इंसान ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हें समझ सकता हूं।